ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की यात्रा को लेकर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने ओआईसी के महासचिव की पीओके की यात्रा को लेकर कड़ी निंदा की। भारत ने हिसैन इब्राहिम ताहा की ओर से जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों की भी आलोचना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि आईओसी का जम्मू कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत का एक अखंड हिस्सा है। भारत के आंतरिक मामलों में दखल और हस्तक्षेप की कोई भी कोशिश पूरी तरह अस्वीकार्य है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश ने साफ शब्दों में कहा कि वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी साफ किया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो सबके साथ मिलकर बीजेपी को हटाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह चौंकाने वाला और बयान महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक खत्म होने के बाद दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बयान से फिर से प्रदेश की राजनीति के गरमाने की संभावना है। बिहार शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं। पटना पुलिस ने आज टीईटी पास कैंडिडेट्स को दौड़ा कर पीटा। ये लोग हाथों में गुलाब का फूल लिए विधानसभा का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने इन्हें डाक बंगला चौराहे पर रोका। इसके बाद वो सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन करने लगे। अभ्यर्थी नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने सभी को खदेड़ कर रास्ता खुलवाया। इस दौरान करीब 3 घंटे तक पूरे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। केरल विधानसभा ने राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। पिछले महीने ही केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को राज्य के कुलाधिपति पद से हटा दिया था। सरकार ने 10 नवंबर को विश्वविद्यालय के नियमों में संशोधन किया ताकि राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटाया जा सके। दरअसल अक्टूबर में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा मांगा गया था। इस मुद्दे पर केरल के सीएम पिनरई विजयन और राज्यपाल में तनातनी चल रही थी। पीएम मोदी की हत्या की बात कहने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आज पुलिस ने पटेरिया को उनके घर से सुबह 5:30 बजे गिरफ्तार किया। पुलिस पटेरिया को कोर्ट में पेश करने से पहले उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। कोर्ट ने पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 14 दिन तक की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। पटेरिया ने 11 दिसंबर को एक सभा में कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो। इस बीच कांग्रेस ने पटेरिया के इस बयान से पूरी तरह अपने आप को अलग कर लिया। साथ ही ये भी कहा कि ऐसे बयान स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका से महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अमेरिका में रिटेल महंगाई दर नवंबर महीने में अनुमान से कम बढ़ी है। नवंबर में महीने यानी मंथली आधार पर रिटेल महंगाई दर 0.4% से घटकर 0.1% रही है, जबकि अनुमान था 0.3% रहने का। तो इसी तरह सालाना आधार पर भी अमेरिका में रिटेल महंगाई 7.7% से घटकर 7.1% रही है। सालाना आधार पर रिटेल महंगाई दर 7.3% रहने का अनुमान था। इसी तरह मंथली आधार पर कोर सीपीआई 0.3% से घटकर 0.2% पर आया है, जबकि अनुमान था 0.3% पर ही रहने का। तो यूएस में महंगाई घटी है। महंगाई के मोर्चे पर अमेरिका से अच्छी खबर, जिसके जश्न में अमेरिकी बाजार में भी अच्छा खासा जोश देखने को मिला है। तो ये सबसे बड़ी खबर और बड़े आंकड़े आ रहे हैं अमेरिका के महंगाई के मोर्चे पर, जो कि नवंबर में अनुमान से कम बढ़ी है। तो हमने देखा कि अमेरिका में महंगाई घटने से अमेरिकी बाजार काफी खुश नजर आए हैं। दूसरी तरफ कमोडिटी, खासतौर पर सोने और चांदी में भी तेज बढ़त देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर हम सोने चांदी को देखें तो विदेशी बाजार में सोना $30 से ज्यादा उछला है। चांदी में 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। एमसीएक्स पर सोना 54,600 के पार हो गया है। तो ये हम देख पा रहे हैं सोने चांदी में तेजी का माहौल। अमेरिकी बाजारों में तेजी, अच्छी बढ़त, वहीं विदेशी बाजार में भी सोने चांदी में
अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि आंकड़ों के लिहाज से विदेशी बाजार में $30 से ज्यादा सोना उछला है, चांदी में 3% से ज्यादा का उछाल। तो एमसीएक्स पर जो सोना है 54,600 के पार पहुंचा है और एमसीएक्स पर जो चांदी है वो 59,000 के पार हुई है। और साथ ही अमेरिकी बाजार डाउ नैस्डैक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाजार जो है महंगाई के आंकड़ों से काफी ज्यादा झूम उठा है। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर है। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका। बहुत भरपूर एक्शन हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से, और खासतौर पर जो अमेरिका में सीपीआई नंबर्स आए हैं जो अनुमान से कम बढ़े हैं। अमेरिकी बाजार तो काफी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। आपको हमारे बाजारों पर कैसे सेंटिमेंट नजर आ रहा है इन नंबर्स का? नहीं, बिल्कुल। देखिए, यूएस सीपीआई का नंबर जो आया है 0.10%, वो उम्मीद से काफी कम आ गया है और ये काफी अच्छा संकेत है। यूएस के मार्केट्स तो अच्छी तरह से पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट आपको कल इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो कल की फेड की पॉलिसी है। देखिए, फेड की पॉलिसी में अनुमान था कि सीपीआई का नंबर अगर कम आता है तो जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो 75 बेसिस पॉइंट नहीं बट 50 बेसिस पॉइंट होगी। तो ये अभी मोटा मोटी अभी मोरलेस क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट्स 50 बेसिस पॉइंट की होंगे। तो ये डेफिनेटली मार्केट्स को काफी पसंद आएगा और एक बात की संकेत है, सिग्नल है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पीक आउट हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारा मानना है कि अगले 2-3 महीनों के लिए अगर यूएस सीपीआई का नंबर और भी कम हो जाता है तो उसका फायदा ऑब्वियसली यूएस इकोनॉमी को तो मिलेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट रेट का जो बढ़त थी वो अभी आने वाले दिनों में कम होगी। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी रहेगी। आपको कल अच्छा बाउंस सुबह देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी और ये नंबर मेरे ख्याल से ये बात का संकेत है कि इंटरेस्ट रेट्स अभी थोड़े मॉडरेट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, और वेरी क्विकली अविनाश जी, क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी खासतौर पर इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को? देखिए, मुझे लग रहा है कल के सत्र में बैंक्स अभी भी अच्छे लग रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, क्योंकि बैंक्स में अभी भी ट्रैक्शन काफी पॉजिटिव है। तीसरे तिमाही के नंबर भी अच्छे आएंगे। तो मेरे ख्याल से कल के सत्र में आपको बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। स्पेशली अगर एसबीआई की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, तो ये 3-4 स्टॉक्स है जहां पे हमको लग रहा है कि कल नॉट ओनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म बट एक शॉर्ट टर्म बाउंस भी आपको मिलेगा। तो बैंकिंग पे फोकस रखिए। बैंकिंग पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं और थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड आ सकता है और अगर सेंटीमेंट अच्छा होता है तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो मार्केट के साथ अच्छी तरह से चलता है। ओके सर, थैंक यू सो मच अविनाश जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो यूएस में महंगाई दर के आंकड़े सामने आए, अनुमान से कम बढ़त दर्ज की गई है, बाजार तो झूमे ही है, सोने चांदी में बढ़त देखने को मिली है और इसका अच्छा इम्पैक्ट हम अपने भारतीय बाजारों पर भी देख सकते हैं आने वाले कुछ कारोबारी सत्रों में। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में बीते शुक्रवार को भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प होने पर दोनों देशों की तरफ से बयान जारी किए गए हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में बताया कि इस झड़प में कुछ भारतीय सैनिकों को चोटें आई हैं, लेकिन किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई। उन्होंने घटनाक्रम बताते हुए कहा कि चीनी सैनिकों ने 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर के यांगत्से इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अतिक्रमण करने की कोशिश की, जिससे उन्होंने यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने का प्रयास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने पूरी मजबूती के साथ सामना किया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस तनातनी में हाथापाई हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सैनिकों को हमारे इलाके में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर किया। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आने के बाद चीन ने भी अपनी तरफ से बयान जारी किया। चीन की तरफ से कहा गया है कि भारत से लगी सरहद पर हालात स्थिर हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि भारत से सैन्य और राजनयिक स्तर पर बात चल रही है। हालांकि थोड़ी ही देर में चीनी सेना की तरफ से भी एक बयान जारी कर दिया गया। चीनी सेना ने उल्टे भारतीय सेना पर आरोप लगाए हैं। चीनी सेना का कहना है कि भारतीय सैनिकों ने अवैध रूप से विवादित सीमा पार की थी। चीन की तरफ से 2 अलग अलग बयान जारी किए जाने से साफ पता चल रहा है कि चीन टेंशन में है, क्योंकि इस झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने तवांग सेक्टर में एलएसी के पास निगरानी बढ़ा दी है
और इस घटनाक्रम के परिचित अधिकारियों ने कहा कि वायुसेना ने इलाके में अपनी समग्र निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने एक क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमानों की उड़ानों की संख्या भी बढ़ा दी है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं तवांग मामले को लेकर संसद में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। इस पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार भी किया। अमित शाह ने कहा कि तवांग में झड़प के बाद भारतीय सैनिकों ने वीरता दिखाई और चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा। कांग्रेस पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि 1962 में कांग्रेस के शासन में चीन ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। चीन ने हजारों एकड़ जमीन हथिया ली थी। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। दूसरी तरफ अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, जब संसद में रक्षा मंत्री बोलने वाले थे तो पहले अमित शाह ने क्यों बयान दिया? सदन के अंदर ऐलान कर चुके हैं कि 12 बजे लोकसभा में, 12:30 बजे राज्यसभा में ये रक्षा मंत्री अपने बयान पेश करेंगे। उसके पहले किस हैसियत से एक गृह मंत्री अपने बयान पेश करते हैं, वो भी सदन की बाहर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास इस वक्त मेहमान जुड़े हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ है। ब्रिगेडियर थापर, आपका बहुत स्वागत हम करते हैं इस चर्चा में। चीन की तो वैसे सारी पुरानी आदत रही है, पहले चोरी ऊपर से सीना जोरी, लेकिन ये जो बार बार कोशिश चीन कर रहा है, जैसी कोशिश हमें तवांग में भी देखने को मिली है, क्या चाहता है चीन और क्या संकेत मिल रहे हैं? या क्या ये मामला वाकई संगीन है, जो इस बार का जो इंसिडेंट हुआ है तवांग में, जो हमने देखा 9 दिसंबर को? देखिए, मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ये जगह विवादित जगह है और दोनों देश इसके ऊपर साइन कर चुके हैं। दोनों एग्री करते हैं कि इस विवादित है, कि ये तुम्हारी नहीं है, तो वो कंट्रोवर्शियल है, तो साइन कर चुके हैं। इससे पहले भी किसी जमाने में 2005-6 में चाइनीज पेट्रोल इस इलाके में आती थी और इससे थोड़ा सा आगे भी की तरफ, इंडिया की तरफ आती थी। लेकिन 2009-10 में इंडिया ने एक ऐसी जगह ऑक्यूपाई कर ली जिससे कि ये आवागमन जो चाइनीज पेट्रोल का वो खत्म हो गया। तो ये तकरीबन हर साल छोटी मोटी मुठभेड़ होती है, क्योंकि चाइनीज कोशिश करते हैं कि वो हिस्टोरिकली जहां पहले जाते थे वो आने की कोशिश करें, लेकिन पिछले 10-12 साल से हम उनको आने नहीं दे रहे। पीछे भी झड़पें हुई हैं और कोई सीरियस नहीं हुई। आपको याद होगा एक बार कुछ सिख सोल्जर्स की और चाइनीज सोल्जर्स की लड़ाई की और कुछ दीवार गिराते हुए भी फोटोएं आई थी थोड़े साल पहले। ये सब इस जगह की है। तो ये एक तरीके से कहना चाहिए कि हर साल होता है। स्केल थोड़ा हाई और अप। मैं समझता हूं कि शी जिनपिंग के चाइना में जो अभी चल रहे हैं हालात, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसका शायद थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए ये कोशिश की गई हो, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है, यहाँ पेट्रोलिंग बहुत मुश्किल है। बर्फ ये 17,000 फुट पे है, 3-4 फुट बर्फ होती है और मौसम बहुत खराब होता है और रात के समय मूवमेंट बहुत मुश्किल होती है। तो ये करना कोई इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, तभी वो कर रहे हैं। तो शायद ध्यान भटकाने के लिए, हटाने के लिए जो इंटरनल उनके प्रोटेस्ट चल रही हैं। अब आगे क्या होता है ये देखने की बात है। अभी तो जहां तक मुझे पता है उनको खदेड़ा गया वहां से, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ, हमने
क्योंकि जब वो नीचे से चढ़ना शुरू करते हैं उनको आधा पौना घंटा लगता है, तब तक हमारे वहां पर सोल्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं और उन्होंने उनको खदेड़ दिया। और छोटे जैसे रक्षा मंत्री ने बोला दोनों साइड में थोड़ी आई हैं, उनको ज्यादा हमारे को कम। अब ये दोबारा उसको करते हैं नहीं, ये देखने की बात है कितने लेवल तक ये जाता है। वैसे जैसे मैंने कहा हर साल ऐसी कुछ ना कुछ हरकत छोटी मोटी होती है, तो इससे हमें लेकिन अगर इसको बड़े तौर पे देखा जाए जैसे में, क्योंकि ये जो अरुणाचल का बॉर्डर है तकरीबन सेटल के कुछ कंटेंशियस विवादित जगह है एंड बाकी उसके ऊपर बड़ी स्ट्रांग पोजीशंस है, लेकिन यहां पर तकरीबन लाइन राइट सर, तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तकरीबन दोनों को मालूम है। तो ये है। अब आगे देखते हैं मैं कि इनफैक्ट क्या यही होता है। आपने एक बहुत, हाँ बिल्कुल, मैं इनफैक्ट सर मैं यही आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि इस झड़प के बाद हमने देखा कि भारत ने तो निगरानी डेफिनेटली बढ़ा ही दी है, वायुसेना ने इलाके में अपनी समग्र निगरानी बढ़ाई है, पर जो चीन है वो भी काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है। तो टेंशन में चीन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर ये समझना जरूरी है कि अभी औली में भारत और यूएस का संयुक्त सेनाभ्यास हुआ था। ये एक खींच है चीन की, क्योंकि एक हफ्ते के बाद ही तवांग में ये हमें एक फेस ऑफ देखने को मिला है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो खिंचाव बढ़ रहा है। ये आपने यूएस के साथ जो एक्सरसाइज औली में बताया, उन्होंने चाइना ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट भी किया है कि 100 किलोमीटर आईबी के नजदीक है, अंदर अंदर है। दूसरा जो इंडिया ने क्वाड ज्वाइन किया है जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ, उसकी वजह से भी चाइना को ठेस पहुंची है कि ये उसको अब वो समझ रहा है कि हिंदुस्तान उसके अगेंस्ट खड़ा है, और खड़ा इन द सेंस कि हम स्ट्रांग हैं, कोई वीक कंट्री नहीं है। तो उसको इस बात की भी फिक्र है कि ऑलरेडी उसकी ईस्ट कोस्ट पे जापान, ताइवान, यूएस के साथ है, और इधर चाइना के साथ भी अगर हिंदुस्तान के साथ भी अगर मुठभेड़ के चांसेस हैं तो चाइना को तकलीफ है। तो इसलिए अब पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जब से लेह लद्दाख में हुआ है, चाइना ने भी और हिंदुस्तान ने भी अपनी तैयारियां में बहुत बढ़ोतरी की है। सड़कें काफी नजदीक तक आ गई हैं, ट्रुप्स कंसंट्रेशन नजदीक आ गया है, बैरक्स बन गई हैं, हवाई अड्डे और भी नजदीक हो गए हैं, आर्टिलरी भी और टैंक भी नजदीक आ गए हैं। तो दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस फोर्टिफाई कर ली हैं कि अगर दुश्मन अगर कुछ करे, हमने इसलिए कि चाइना अगर कुछ करे और चाइना ने वाइस वर्सा कि अगर हिंदुस्तान कुछ करे, तो दोनों ने अपनी। पर मैं आपको ये बताऊं कि हमारी दोनों लेह में भी और इधर भी हमारी जो पोजीशनें हैं काफी स्ट्रांग है, काफी संख्या में ट्रुप्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि चाइना अगर कुछ करना भी चाहे तो खास कुछ कर पाएगा इन इलाकों में। तो निश्चिंत रहना चाहिए हमें। हिंदुस्तान की फौज थापर जो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री हम देख रहे हैं लद्दाख का विवादित स्पेस है, फिर हम देख रहे हैं पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है, फिर हम देख रहे हैं बांग्लादेश, बर्मा, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो डेफिनेटली अभी अगर हम समझें आपसे, फोकस कहां पर रखने की जरूरत है, क्योंकि खतरा सिर्फ एक तरफ से नहीं है, चौतरफा खतरा है। आर वी वेल इक्विप्ड? यस, डेफिनेटली वी आर वेल इक्विप्ड। खतरा हमें हमेशा ये याद रखिए कि एनिमी नंबर 1 चाइना है, क्योंकि चाइना सशक्त है, इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, और साइंटिफिक उसकी टेक्नोलॉजी भी हाई लेवल की है। पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान हमसे बहुत वीक है, उसकी इकोनॉमी नहीं है, वो हमसे लड़ भी नहीं सकता। एक लोकलाइज वॉर लड़ सकता है जिसमें कुछ गेन्स नहीं होंगे, उसको आज तक ना हुए हैं ना होंगे। 47-48 छोड़ दिया अगर वो पॉलिटिकल मास्टर, उसके हर लड़ाई में वो हमसे हारा है। तो लेकिन खतरा कहां से है? वो चाइना से है, क्योंकि अगर चाइना के साथ हो, सुपर पावर है, हम भी मेजर पावर है, लेकिन वो सुपर पावर इस टाइम अगर देखा जाए तो वर्ल्ड नंबर 2 है अमेरिका के बाद। तो चाइना और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो तकरीबन नंबर 1 ही है। तो चाइना से हमें थोड़ा सा एप्रीहेंशन है,
और उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान, मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट एनी लॉन्गर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब जिस तरीके से चाइना अभी बैकफुट पर है, एक तो उनके अंदरूनी हालात है, उसकी वजह से कोविड ने काफी ज्यादा पीछे उन्हें धकेल दिया है, ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल सर यही जानना चाहती हूं, जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं वो इस पूरे विवाद के आपको कुछ नजर आते हैं? कुछ खास तैयारी, कुछ खास प्रयास करने की जरूरत है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, दोनों देशों को पता है कि लड़ाई इज नॉट एन ऑप्शन। लड़ाई दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, इकोनॉमिकली दोनों को बर्बाद कर सकती है। हमको तो डेफिनेटली कर सकती है। चाइना की जो रेस है टू बी नंबर 1 इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, वो काफी हद तक पीछे आ जाएंगे, जहां से शुरू किए थे बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए लड़ाई दोनों के हित में नहीं है। तो दोनों को डिप्लोमेटिक लेवल पे ही बात करनी चाहिए और बात करके इसको सोल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का, लड़ाई इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन। आज के दुनिया में लड़ाई एक ऑप्शन नहीं रह गया। रशिया ने जरूर यूक्रेन पे अटैक किया है, लेकिन लड़ाई एक ऑप्शन है नहीं गया। तो और न्यूक्लियर वेपन्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कन्वेंशनल लड़ाई कितनी देर तक आप लड़ सकते हैं? और पहाड़ों का, हमारे बॉर्डर पहाड़ों पे है, आप जो मर्जी कर लें, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, तो कोई गेन नहीं होंगे लड़ाई से। तो ये दोनों देशों को पता है और डिप्लोमेटिक लेवल पे ही गिव एंड टेक के साथ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, वही दोनों देशों के लिए बेहतर है। पर सर, आपको लगता है चीन एक्चुअली इंटरेस्टेड है किसी भी तरीके के डिप्लोमेटिक समाधान को लेकर? क्योंकि उसकी हरकतों से तो नहीं लगता है, जिस तरीके से वो पलट जाता है, उसके एक्शंस उसकी बोली को मैच नहीं करते हैं। यू थिंक इतना ज्यादा आसान होगा चीन के साथ इस तरीके से डिप्लोमेटिकली इस मुद्दे को सुलझाना? जी, मुश्किल तो होगा जरूर, क्योंकि चीन देख रहा है, चीन अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा है इतना कि बाकी देख उसके शेयर साइज और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से डर जाएं, मिलिट्री पावर से डर जाएं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डर रहा। तो उसको वो इरिटेट कर रहा है कि हिंदुस्तान हमसे डर क्यों नहीं रहा, और क्योंकि हिंदुस्तान भी अब सशक्त मुल्क है, तो ये टाइम लगेगा। वो चाहता है कि डरा के रखे हमें, क्योंकि हम ही एक देश उसके बॉर्डर पे रह गए हैं जो उसको एक बराबर की टक्कर दे सकते हैं। तो ही वांट्स टू सबड्यू अस, लेकिन हम सबड्यू हो नहीं रहे। तो अब ये तो मोदी जी या आने वाले प्रधानमंत्री या फॉरेन मिनिस्टर्स की काबिलियत पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बात करें, कैसे चाइना के साथ संबंध आगे बढ़ाएं ताकि शांति रहे, बने आगे जाके। मुश्किल होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो समझना बेहद जरूरी है कि चीन की इस चालाकी का हल क्या है। हालांकि हमारी सेना और हमारी सरकार मुंहतोड़ जवाब दे रही है चीन के इस चालबाजी का। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संदीप थापर शामिल हुए इस चर्चा में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगली कवर स्टोरी में समझना जरूरी है, मुंबई में आखिरकार प्रदूषण क्यों बढ़ता जा रहा है। देश में जब भी प्रदूषण पर बहस होती है तो सबसे पहले दिल्ली का ही नाम आता है, लेकिन मुंबई में अगर आप रहते हैं तो समझ जाइए मुंबई दिल्ली को पीछे छोड़ने पर आमादा है प्रदूषण के इस मुद्दे पर। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदूषण के मामले में मुंबई ने दिल्ली को पीछे छोड़ा है। सोमवार की ही बात करें, यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 दर्ज किया गया, जो कि दिल्ली की तुलना में खराब श्रेणी में आता है। इसी दौरान दिल्ली का AQI का जो स्तर है 152 था, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। यानी कि दिल्ली के बाद मुंबई का दम भी जहरीली हवा की वजह से घुट रहा है। लेकिन मुंबई में प्रदूषण के स्तर के बढ़ने की वजह क्या है? दिल्ली में तो अक्सर हम देखते हैं पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसे में मुंबई में प्रदूषण बढ़ने के लिए किन वजहों को जिम्मेदार माना जाए, इन सभी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। आसमान में धुंध का गुबार और प्रदूषण पर चर्चा फिर जोरदार, लेकिन इस बार चर्चा के केंद्र में दिल्ली नहीं बल्कि आर्थिक राजधानी मुंबई है।
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के मुताबिक मुंबई में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। आंकड़े देखें तो सोमवार को AQI 225 दर्ज किया गया। वहीं इस दौरान दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 152 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। वहीं शुक्रवार यानी 9 दिसंबर की देर रात दिल्ली में AQI 249 दर्ज किया गया, जबकि मुंबई में ये संख्या 309 थी, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। मुंबई में पिछले हफ्ते अधिकांश दिनों में AQI का स्तर खराब और बहुत खराब के बीच रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुंबई में प्रदूषण बढ़ने की क्या वजह हैं? इस पर सफर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर गुफरान बेग कहते हैं कि प्रदूषण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यहाँ के हवा के पैटर्न में देखा जा रहा बदलाव है। लार्ज स्केल सर्कुलेशन के अंदर चेंजेस, जो विंड सर्कुलेशन में चेंजेस हैं, उसकी वजह से काफी दिन ऐसे हैं जो कि स्टेग्नेशन कंडीशन या विंड की स्पीड कम हो गई है, स्पेसिफिकली मॉर्निंग में जबकि पीक होता है पोल्यूशन का। और जो समुद्र की तरफ से क्लींजिंग करने वाली विंड्स आती थी, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो वो 3-4 दिन की जगह या 15-20 दिन के अंदर वो आ रही हैं। तो उससे जो लोकल स्रोत हैं जो कि इमिशंस के, उनके कारण बढ़ोतरी हो रही है। भले ही बेग हवा के पैटर्न में आ रहे बदलाव को जिम्मेदार ठहरा रहे हों, लेकिन मुंबई के नगर आयुक्त IS चहल इसके लिए एक और वजह गिनाते हैं। जहां चहल ने प्रदूषण के लिए रिफाइनरियों को जिम्मेदार ठहराया, वहीं कांत ने सोमवार को कहा कि रिफाइनरियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे सल्फर उत्सर्जन को कम करें। Next 2-3 months they will ensure that they will reduce in liquid sulfur as well as sulfur content in flue gases. जानकारों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण की मार कम होने के आसार नहीं हैं। एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि आप भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और अगर जाना ही पड़े तो मास्क जरूर पहनें। सौरभ पांडे, जी मीडिया। हमारे साथ खास मेहमान हैं टाउन प्लानर और सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल राजीव मिश्रा। राजीव सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर इंडिया 360 डिग्री की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, मुंबई में हुआ क्या है? क्योंकि जब भी पोल्यूशन की बात आती है, दिल्ली सुर्खियों में रहती है। अब दिल्ली वाले सोच रहे हैं तो मुंबई तो हमारे साथ ही, हमारी जगह पर ही खड़ी है। ऐसा क्या हुआ कि मुंबई में इतना ज्यादा प्रदूषण इस साल बढ़ा है, और क्या वाकई मौसम इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, इसके बारे में मुझे ऐसा कहना है इस विषय पर कि देखिए, बम्बई में रोड के काम चल रहे हैं, रीडेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, और रीडेवलपमेंट में जो डेब्रीज मैनेजमेंट होता है, जो धूल निकलती है काम में, उसको यहाँ से साइट से ले जाकर डंपिंग यार्ड तक ले जाने में जो दिक्कतें होती हैं, उससे प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। दूसरी दिक्कत ये है कि सर्दियों में क्या होता है कि स्मोक और जो फॉग होता है वो मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से स्मॉग नाम की एक चीज़ यहाँ पर शहरों को बहुत दिक्कत देती है, जिसकी वजह से लोग खांसना शुरू कर देते हैं, लोगों का गला खराब हो जाता है, लोगों का लीवर खराब हो जाता है। अगर आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछें बम्बई में, तो हर सर्दियों में हम लोगों को इस बात की तकलीफ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और कंस्ट्रक्शन डेब्रीज को थोड़ा ट्रांसपोर्ट करने में बंद करा दिया जाए कुछ दिनों तक, तो पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हर जगह खड्डा खोद दिया है, हर जगह मेट्रो का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन बहुत बढ़ रहा है, और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं वो इतना प्रदूषण फैला रहे हैं जिसकी कोई तौबा नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बम्बई में रोड का काम थोड़ा स्तर पे थोड़ा कम कर दिया जाए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी कम कर दी जाए, तो पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। ओके सर, आप कह रहे हैं एक तो कंस्ट्रक्शन एक बड़ा कॉज है, खराब सड़कें, गड्ढेदार सड़कें, तो डेफिनेटली ट्रैफिक बढ़ेगा। ट्रैफिक जब बढ़ता है तो वो भी एक पोल्यूशन का बड़ा कारण है, सड़कों की धूल उड़ती है वो भी बड़ा कारण है। रिफाइनरीज एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। लेकिन राजीव जी, क्या इस साल ये ज्यादा हुआ है? पहले भी तो मुंबई में कंस्ट्रक्शन होता आया है, हालांकि चलिए हम कोविड का साल छोड़ देते हैं जब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहे,
लेकिन क्या इस बार इतना ज्यादा स्केल पर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि इसने वाकई पूरी आबो हवा को प्रभावित किया है? और रिफाइनरी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है, या कंस्ट्रक्शन चल रहा है? और एक्चुअली सर, ये आप जो कह रहे हैं सर, मैं एक छोटा सा इस पे पॉइंट जोड़ दूं, क्योंकि 10 दिन तो वैसे भी कंस्ट्रक्शन बंद करने को कहा है G20 समिट की वजह से। ये क्या सोल्यूशन हो सकता है? मतलब चलिए फौरी तौर पर तो कंस्ट्रक्शन रुका और थोड़ा सा पोल्यूशन कम हुआ, पर शायद ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इसके इफेक्ट्स नजर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जैसा हम दिल्ली में देखते हैं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म और शॉर्ट साइटेड स्टेप्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये सोल्यूशन तो नहीं कहा जा सकता, ये किसी भी मात्रा में ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। हाँ, पोल्यूशन कम किया जा सकता है, थोड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर पोल्यूशन की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन ये कोई सुझाव किसी बात का सोल्यूशन नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि बम्बई में जो अधूरे काम रुके हुए थे वो G20 के सेमिनार की वजह से फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं, और हमारी नई गवर्नमेंट इस काम को पूरा करने की मुहिम में लगी हुई है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ गया है। और उनको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि इतना काम बढ़ाने से जो डेब्रिस क्रिएशन होगा, जो धूल बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, वो लोगों को चिंताजनक विषय की ओर ले जाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे कंट्रोल होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया के आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन की गति कम करनी चाहिए सर्दियों तक, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, नहीं तो ये प्रदूषण कम नहीं होने का दिखता मुझे। सर, एक मुझे बात आपसे समझनी है, ये चलिए आपने कहा कि कुछ क्विक फिक्स जो स्टेप्स हैं, कम से कम कुछ तो फौरी राहत पहुंचाए मुंबईकर्स को, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, अगर मानिए ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जिम्मेदार है मुंबई में पोल्यूशन के बढ़ने का, तो वो आगे आने वाले सालों में भी डेफिनेटली होगा ही होगा, जैसा हमने दिल्ली में पिछले कई सालों से देखा और जिससे अभी तक दिल्ली निजात नहीं पा रही है। सर, कुछ टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, जिसके चलते एक हम लॉन्ग टर्म इसका एक सोल्यूशन देख पाएंगे। अभी नहीं तो कुछ सालों के बाद कुछ तो फर्क पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, टाउन प्लानिंग के तहत इन लोगों को जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी निर्धारित करना चाहिए। जोन ऑफ एक्टिविटी समय समय पर फेज वाइज डेवलपमेंट हो, जिसकी वजह से किसी एक जगह पे ही पोल्यूशन हो और इस मात्रा में न हो जितना लोगों को प्रभावित करे। अब क्या हो रहा है, सारे जोन्स में एक साथ काम चल रहे हैं, तो अलग अलग जोन में अलग अलग फेज वाइज काम अगर होगा तो पोल्यूशन का क्रिएशन कम होगा। दूसरा, जो रोड एक्टिविटी है, जहाँ पर मेट्रो के काम चल रहे हैं, वो भी फेज वाइज बांट दिए जाएं, नहीं तो एक साथ पोल्यूशन एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तीसरी बात यह है कि जो ट्रैफिक कंजेशन है उसकी जगह पे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, मेट्रो ट्रेन्स जो चल रही हैं उसमें लोगों को प्रस्तावित किया जाए कि आप मेट्रो से चलें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलें, आप कार पूलिंग से चलें, तो पोल्यूशन कम करने में वो सहभागी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो वो शहर की मदद करते हैं, पेट्रोल बचाने के लिए भी और प्रदूषण कम करने के लिए भी। लोगों को इस बात की सूचना देना बहुत ज़रूरी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा कि आप ही सहभागी हैं पोल्यूशन बढ़ाने में। आपको ये समझना चाहिए कि पोल्यूशन अगर कम करना है तो आपको ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ये प्रदूषण कम होता दिखता नहीं। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो सकती है। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आपने बात कही, यहाँ पर इसमें एक बहुत बड़ा रोल क्या हो सकता है, क्योंकि हम डेफिनेटली देखते हैं कि पेट्रोल डीजल हो गया, ये भी एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं पोल्यूशन बढ़ाने के। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए आने वाले टाइम में, ये एक डेटरेंट या एक बहुत बड़ा एक सोल्यूशन हो सकता है, छोटा ही सही, लेकिन हाँ एक अच्छे दिशा में जाता हुआ कदम, इन एडिशन टू ऑल अदर फैक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इलेक्ट्रिकल बसेस और इलेक्ट्रिकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द फ्यूचर ऑफ एनी सिटी। और हर शहरी नागरिक को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप ही शहर की मदद करते हैं, ये आपके सेहत के लिए ही अच्छा है। नहीं तो आप इमेजिन करिए कि बम्बई जैसे विकसित शहर में जहाँ लोग लाखों रुपए कमाते हैं,
उनको अगर आईसीयू में जाना पड़े हर वक्त किसी बीमारी की वजह से, तो ये किसी भी शहर के लिए शोभा नहीं देता, ये किसी भी शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शहर के नागरिक के लिए अच्छा है। अगर वो ऐसा नहीं करते, शहर के नागरिक इसको नहीं समझते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को सोल्यूशन की तरफ देखेगा, क्योंकि लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते रहेंगे और प्रदूषण बढ़ाते रहेंगे। रोड का काम चलता रहेगा, रोड का काम बंद नहीं हुआ तो प्रदूषण बढ़ता रहेगा। और सर्दियों के दिनों में तो खास कर इसको फेज वाइज डेवलपमेंट करना चाहिए, समय समय पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता पोल्यूशन कम होता दिखता। सर मुझे एक बात बताइए, मैं समझना चाहती हूँ कि मुंबई में, चलिए ये तो हम अब चर्चा का विषय बना है, लेकिन बहुत सारे शहर है जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, वहां पर भी बहुत ज्यादा दिक्कत है ऐसे ही मैनेजमेंट की। अच्छा, कुछ जो परेशानियां होती है सर, वो क्योंकि टाउन प्लानिंग ऐसी हुई है, इस वजह से प्रदूषण की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, और सब इंटरकनेक्टेड होता है। क्या एक मॉडल, मतलब मॉडल ऑफ कह सकते हैं कि एक टाउन प्लानिंग का एक मॉडल, क्या एक यूनिफॉर्मली हम लागू कर सकते हैं अलग अलग शहरों में, जिससे कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो या ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो या ऐसा मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, उसका हल निकाला जा सके? बिल्कुल, टाउन प्लानिंग में एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसे कहते हैं वॉक टू वर्क। हमें ऐसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस और ऐसे वर्क प्लेसेस बनाने चाहिए जिससे नागरिक को चलकर काम पर जाना उपयोगी लगे। आज क्या हो रहा है कि नागरिक रहते बहुत दूर हैं और उनको ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने दफ्तर जाने के लिए। अगर वॉक टू वर्क स्कीम, अगर यूज़ ऑफ साइकिलिंग और यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम बढ़ाते हैं टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत, तो पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया शहर ब्राज़ील में निर्धारित किया गया था, जहाँ पर मेयर थे मिस्टर जैमी लर्नर, और क्यूरिटीबा नाम का ये शहर है जहाँ पर उन्होंने पोल्यूशन कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया था, और उसका बेहद सक्सेसफुल एग्जाम्पल लोगों को दिया जाता है। इस शहर का नाम है क्यूरिटीबा, और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इस्तेमाल करता था उसको इंसेंटिव भी दिए जाते थे, उनको बहुत सारा फ़ायदा होता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से, जिसकी वजह से शहर का विकास बहुत बढ़िया हो गया। तो ये शहर जो है क्यूरिटीबा, इसका एग्जाम्पल हमको सब शहरों को देना चाहिए, जिससे पोल्यूशन अपने आप कम होता दिखता जाए। तो कुछ सफल हमारे सामने ओके, मतलब स्मार्ट सिटी और एक सफल एग्जाम्पल जो आपने बोला वो हम बाहर के देशों से भी सीख सकते हैं। बेसिकली सब इंटरकनेक्टेड है। प्रदूषण की समस्या है, टूटी सड़कों की समस्या है, मिसमैनेजमेंट की अगर समस्या है, इसका अगर लॉन्ग टर्म हल निकाला जाए तो एक के बाद एक ये सोल्यूशन इन प्रॉब्लम्स का निकलता जाएगा। सर, आप हमारे साथ शामिल हुए, आपने चर्चा की, काफी मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी और बताया कि कैसे इस मिसमैनेजमेंट का पोल्यूशन के साथ सोल्यूशन निकाला जा सकता है एक अच्छे टाउन प्लानिंग के जरिए। इस पर चर्चा करने के लिए आपका करेंगे धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए टूरिज्म और कल्चर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ और अन्य वरिष्ठ अफसरों को समन भेजा है। इस बीच एयर इंडिया ने यात्रियों को हिदायत दी है कि वो वक्त से पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाए। पूरी डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, क्या एडवाइजरी हवाई यात्रियों के लिए, और वाकई ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में भी है, गंभीर भी बनता जा रहा है। एडवाइजरी तो जारी की गई है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों को तलब और समन भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, पहले तो सबसे पहला अपडेट यही दे दूं कि एयर इंडिया ने हाल में ही एक एडवाइजरी जारी की, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ही एडवाइजरी जारी की और यात्रियों से कहा कि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ कम से कम 4 घंटे का समय लेकर आइए। यानी कि 4 घंटे का समय आपको मिनिमम रहना पड़ेगा, ताकि ये जो क्योस मचा हुआ है एयरपोर्ट पर उससे आप बचें और आपको आपकी फ्लाइट जो है आपसे मिस ना हो। इसके अलावा हमने सुबह देखा था कि इंडिगो ने भी एडवाइजरी जारी की थी अपने यात्री को और कहा था कि 3.5 घंटा पहले आइए। इसी तरह स्पाइस जेट ने भी यात्रियों से कहा कि 3.5 घंटे का समय लेकर आइए। यानी कि कुल मिलाकर ऐसे तमाम एयरलाइंस जो कि
T3 और T2 से ऑपरेट कर रहे हैं और वो भी पीक आवर्स में, उन्होंने अपने यात्रियों को यह अपडेट दे दिया है कि आपके पास मिनिमम 3.5 घंटे का समय तो होना ही चाहिए, ताकि आप दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे हो तो आपकी फ्लाइट मिस ना हो। उसके पीछे की वजह यही है कि लगातार जो मिस मैनेजमेंट या फिर कंजेशन बना हुआ एयरपोर्ट पर, उसमें फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा दूसरा जो अपडेट है वो मोका की तरफ से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, उन्होंने भी एयरलाइंस को एडवाइजरी दी है और ये कहा है कि पीक आवर्स में कम से कम जितने भी आपके लगेज चेकिंग काउंटर्स हैं, उनमें पूरी संख्या में जो तैनाती है कर्मचारियों की वो होनी चाहिए। साथ ही साथ यात्रियों को आप लगातार उनके फोन पर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपडेट करते रहेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या फ्लाइट की सिचुएशन है। इसके अलावा किस किस गेट से उनकी एंट्री को आसान बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा हमने देखा था पिछले दिनों जो एविएशन मंत्री ने बैठक की थी, उसमें जो हिदायत और निर्देश दिए गए थे वो भी धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अपने स्तर पर प्रयास कर रही है सरकार भी और एयरपोर्ट स्टाफ भी कि इस केओस से बचा जा सके, इसका हल निकाला जा सके। इसी बीच हमने ये देखा है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी टूरिज्म और एविएशन को लेकर, उसने भी तलब किया दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ के, और ये जो तलब किया हुआ है उसकी वजह दो है। पहला तो ये कि दिल्ली एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन प्लान था वो कहां तक पहुंचा है, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, उस पर एक रिपोर्ट मांगी है। दूसरा ये कि हाल में जो ये पूरा केओस मचा हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसको हल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ भी शामिल होंगे, साथ साथ तमाम वो स्टाफ, तमाम वो जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो BCAS के हों, चाहे वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के होंगे, एयरलाइंस के कुछ अधिकारी भी होंगे, इन सबको वहां पे बुलाया गया है और उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह है कि अचानक से ये केओस हो गया। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी के साथ साथ कई सारे विदेशी मेहमान भारत की तरफ आएंगे। इसके अलावा क्योंकि साल का अंत है, कई सारे लोगों ने अपने ट्रैवल प्लान किए होंगे, तो उनको लगातार अगर इस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है तो जिस तरह से छुट्टियां नजदीक आएंगी सिचुएशन और वर्स्ट होती जाएगी। और अगर मौसम खराब होता है, यानी कि सर्दियां या फिर फॉग बढ़ता है, तो ये सिचुएशन और भी खराब होगी। तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ वहां पे तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर वो जानकारी हासिल करेगी। जी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार नए साल पर दिल्ली वालों को तोहफा देने जा रही है। 1 जनवरी 2023 से दिल्ली वासी 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त में करा सकेंगे और इसके लिए लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के इस अहम प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। अब दिल्ली वासी सभी मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त में करा सकेंगे। अब तक सुनते थे कि स्मार्टफोन से लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, लगातार फोन देखने से गर्दन में दर्द है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, फेसबुक पर दोस्त ढेरों हैं, मगर असल जिंदगी में लोगों का सोशल सर्कल छोटा होता जा रहा है। मगर अब ताजा रिसर्च ये कहती है कि इससे पति पत्नी के बीच संबंधों में भी दरार पड़ने लगी है। देखिए रिपोर्ट। स्मार्टफोन यानी आपके हाथों का झुनझुना। अगर कुछ पल के लिए आपका स्मार्टफोन आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ गवा दिया हो। हाथ में ना रहे तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। लेकिन अब यही स्मार्टफोन जाने अनजाने आपकी जिंदगी में खलल पैदा करने का काम कर रहा है। अक्सर बच्चों में इसकी लत से होने वाले नुकसान पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ पेचीदा है, यानी पति पत्नी के संबंधों से जुड़ा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी वीवो ने साइबर मीडिया रिसर्च के साथ मिलकर भारत में एक स्टडी की है। ये स्टडी शादीशुदा जोड़ों पर स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से पड़ने वाले प्रभावों को लेकर है। स्टडी में बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसके मुताबिक 88% शादीशुदा लोगों का मानना है कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल उनके रिश्तों पर असर डाल रहा है। ये स्टडी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे में 1000 लोगों पर की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग 24 घंटे का करीब 20% समय स्मार्टफोन को देते हैं। हालांकि स्टडी में शामिल लोगों ने माना कि फोन पर लगे रहने की उनकी लत ठीक नहीं है। 84% लोगों ने स्वीकार किया कि वे अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। 73% लोगों ने कहा कि उनके जीवन साथी की ये शिकायत रहती है कि वे उनके साथ अधिक समय बिताने के बजाय फोन में ज्यादा उलझे रहते हैं। 70% लोग तो स्मार्टफोन में इतना उलझे रहते हैं कि जब उनका जीवन साथी उनसे कुछ कहता है तो वे झल्ला जाते हैं।
जबकि 66% ने ये महसूस किया कि स्मार्टफोन के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से जीवन साथी के साथ उनका संबंध कमजोर हुआ है। लोगों में स्मार्टफोन की लत इस कदर है कि आप हैरान हो जाएंगे। 67% लोगों ने साफगोई से स्वीकार किया है कि अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने के दौरान भी वे फोन में व्यस्त रहते हैं। वहीं स्टडी में शामिल 89% लोगों ने कहा है कि उन्होंने फोन पर लगे रहने के चलते अपने जीवन साथी को कम वक्त दिया, जबकि वे चाहते तो अधिक समय दे सकते थे। दरअसल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा बैंक और डीमैट अकाउंट्स के साथ मेल और गूगल जैसी जरूरी ऐप स्मार्टफोन की स्क्रीन में कैद हो चुके हैं और डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन से दूरी बनाना भी मुश्किल हो चुका है। मनोरंजन के साधन और खेलकूद के मैदान पर भी स्मार्टफोन का कब्जा हो चुका है। तो क्या माने कि हमारे आपसी संबंधों का भी डिजिटाइजेशन हो चुका है और मानवीय संबंध कमजोर पड़ने लगे हैं? दरअसल ये स्टडी आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी है। इससे बचना है तो जरूरत से ज्यादा स्मार्टफोन के इस्तेमाल से बचना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज से लैंडमार्क कार्स का आईपीओ खुल रहा है, तो सुलह विनयार्ड्स के आईपीओ का आज दूसरा दिन है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने दोनों ही आईपीओज में लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने या फिर लिस्टिंग के बाद इसे खरीदने की सलाह दी है। आपको अप्लाई करना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ठीक है, और दूसरा तरीका ये कि आप लिस्टिंग के बाद भी खरीद सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि थोड़ा अभी अप्लाई कर ले और अगर नीचे लिस्टिंग मिले तो और ऐड कर ले। इस कंपनी के बारे में अच्छा क्या है, प्रोमोटर्स जो सामंत फैमिली है, मजबूत है, अनुभव है इस पूरे बिजनेस का। हिंदुस्तान के वाइन मार्केट में जो हिंदुस्तान की कंपनियां जो बनाती है उसमें 52% का मार्केट शेयर रखते हैं, लीडरशिप पोजीशन में है और 4 अलग अलग जो सेगमेंट्स में है। और मजे की बात दीप है कि चारों के चारों सेगमेंट्स में ये लीडर है। फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट साफ दिख रहा है, फ्री कैश फ्लोज हैं, कंपनी मुनाफे में है, तो ये काफ़ी बढ़िया ट्रेंड है जो कंपनी फाइनेंशियली लेकर चल रही है। मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं तो इम्प्रेसिव है, अच्छा है, ये एक नजर आएगा। मुझे लगता है कि ग्रोथ बहुत जबरदस्त है इस सेक्टर में। इस सेक्टर को लेकर हम लगातार बुलिश हैं। हम तो यही कहते हैं जो आपको पसंद हो वो खरीदिए। सेक्टर की ग्रोथ है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, न बहुत महंगे न बहुत सस्ते। अगर आप दूसरे लिस्टेड कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़े सस्ते नजर आएंगे। पैसा लगाएं, लिस्टिंग के बाद अगर नीचे मिले तो खरीदने की जगह रखें। ये साल सिर्फ शेयर बाजार के लिए ही नहीं बल्कि लग्जरी कार बाजार के लिए भी ऐतिहासिक रहा है। जोरदार डिमांड के साथ लग्जरी कार मार्केट में भी धूम मची हुई है। पूरी डिटेल्स समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। देखिए, अगर भारत में अगर आप देखेंगे तो सुपर लग्जरी कार्स जो है उसकी जो रिकॉर्ड बिक्री और रिकॉर्ड ग्रोथ है वहां पर होती हुई दिखी है। अगर मैं 2022 की बात करूं तो सुपर लग्जरी कारों की बिक्री में लगभग 50% की वृद्धि आती हुई दिखी है। वहीं अगर उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि 2022 में अगर आप देखेंगे कुल मिला के लगभग 450 यूनिट्स बिकी हैं, वो 2021 से अगर कंपेयर किया जाए तो जहां तो 300 यूनिट से बिकी थी। और अगर 2018 की भी बात की जाए जहां पर सिर्फ 325 यूनिट्स बिकी थी, तो उस हिसाब से अगर देखें तो सुपर लग्जरी कार्स की बढ़िया और रिकॉर्ड बिक्री जो है होती हुई दिख रही है। उसका रीजन एक तो ये भी है कि अगर आप एक अर्बन कार जो मार्केट है, अर्बन कार रिच मार्केट जो है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे एक मेंटेलिटी अगर आप देखेंगे कि यू ओनली लिव वंस, वो वाली जो मेंटेलिटी है वो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से वहां पे फेम में आती हुई दिख रही है। उस कारण आप देख रहे हैं जो सुपर लग्जरी कार्स है वहां अल्ट्रा रिच लोगों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महंगे हॉलिडे पैकेजेस या फिर महंगी गाड़ियां जिसमें इथॉस की बात करेंगे, या फिर जैसे अब जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है लैंडमार्क जहां पे वो मर्सिडीज बेचते हैं, ऐसी कंपनियों के रेवेन्यूज जो है वहां पे अच्छा खासा आपको उछाल आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो सुपर लग्जरी कार्स की जो बिक्री है वो बढ़िया और रिकॉर्ड तेजी पर यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। आइए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख कर लें। जापान में युवाओं की लगातार घट रही जनसंख्या ने वहां की सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सरकार लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां की सरकार अब बच्चे पैदा करने पर सहयोग के रूप में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी करने वाली है। इसे लेकर जापान के हेल्थ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की, सहयोग राशि में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा।
आपको बताएं, जापान में बच्चा पैदा होने पर पेरेंट्स को सहयोग के लिए एक निश्चित आर्थिक सहायता दी जाती है। पाकिस्तान के दिवालिया होने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल उसके पास इस समय केवल $7.25 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार ही रह गया है। ऐसे में उस पर पुराने कर्ज की किश्तें चुकाने की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार ने नवंबर में उम्मीद जताई कि चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को बहुत जल्द $13 अरब का नया कर्ज देंगे, लेकिन दोनों देश फिलहाल पाक को कर्ज देने को लेकर चुप हैं। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी पाकिस्तान को कर्ज की तीसरी किश्त रोक दी है। ऐसे में पाक की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। इंडिया 360 डिग्री में आज बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।